कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ICAR स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि में महिला का योगदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन व शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि के सभी क्षेत्र में विकास से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय उत्पादन से संबंधित है। सतत हरित क्रांति इसका अभिप्राय अधिक उपज देने वाली किस्मों के सतत उत्पादन से है। कृषि विज्ञान से संबंधित शब्द व अन्य शाखाएं। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है खेती करना। एग्रोनॉमी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर ये लैटिन भाषा का शब्द है। फल उत्पादन व फलों के उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। पोमोलॉजी ये लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ओरेलिकल्चर ये लैटिन भाषा का शब्द है। सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओरेलिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है इसमें। मृदा विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द है। पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। मृदा की उत्पत्ति वर्णन वर्गीकरण व प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। इडेफोलॉजी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मृदा का अध्ययन करना पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना इडेफोलॉजी कहलाता है। प्रसार विज्ञान लैटिन शब्द है। इकोलॉजी ग्रीक शब्द है। मीटेरोलॉजी ये भी ग्रीक शब्द है। मानसून अरबी शब्द है। फलिया लैटिन शब्द है। दालें फ्रेंच शब्द है। प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने। अनाज रोमन शब्द है। गन्ना संस्कृत शब्द है। कपास भी संस्कृत शब्द है। जलवायु ग्रीक शब्द है। मूंगफली ग्रीक शब्द है। ट्रक गार्डनिंग केच फ्रेंच भाषा का शब्द ट्रक सबसे बना है। कृषि की विभिन्न परिकल्पना खोज से संबंधित व्यक्ति।
गोल्डन राइस, इंगोपोट्रिक्स। विश्व क्षेत्रफल का भारत में प्रतिशत है 2.4%। कुल फसल उगाने वाला क्षेत्र 198 मेगा हेक्टेयर। भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या 54%। शुद्ध फसल बोए जाने वाला क्षेत्र है 141 मेगा हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 96 मेगा हेक्टेयर। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 68 मेगा हेक्टेयर। देश में कृषि का कुल जीडीपी में योगदान है 19%। फसल सघनता 138%। कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% पर। देश में कुल वन क्षेत्र 21%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता है 0.15 हेक्टेयर। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। विश्व में कुल वार्षिक वर्षा 1000 mm। भारत में वार्षिक वर्षा 1190 mm। भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है? गंगा नदी। विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है चीन। पहले तो चीन है, उसके बाद में भारत। भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र है यूपी। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है पंजाब। सबसे अधिक सिंचाई जाने वाली फसल है गन्ना। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है धान। बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है राजस्थान। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन है। देश में कुल अनाज उत्पादन 282 मिलियन टन। देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है एमपी। देश में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है एमपी। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य है यूपी। देश में मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान पर राज्य है एमपी। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य यूपी। देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य एमपी। देश में सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम उर्वरक खपत करने वाला राज्य नागालैंड। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य पंजाब। सर्वाधिक पेस्टिसाइड खपत करने वाला राज्य पंजाब। सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाला सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग किस फसल में होता है? धान। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग धान में। भारत में सबसे ज्यादा निर्मित व उपयोग वाला शाकनाशी आइसोप्रोट्यूरान। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग है 128 kg एनपीके। राजस्थान प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग है 51 kg प्रति हेक्टेयर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड कौन सा कीटनाशक बनाने में काम आती है? कार्बेरिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। नारबड़ा की स्थापना। कृषि क्षेत्र में बैंकों को ऋण देना 12 जुलाई 1982 में। भारत का प्रथम केवीके कृषि विद्यालय केंद्र पांडिचेरी में। भारत में कुल केवीके हैं 731।
राज्य जिसमें सर्वाधिक केवीके स्थापित है यूपी। राजस्थान में कुल केवीके है 47। राजस्थान में आईसीआर के अधीन कृषि विद्यालय केंद्र है पाली। भारत में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालय है 64। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी सिफारिश से लागू हुआ। कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा 22 फसलों पर वर्षों में 2 बार दाने सीजन की फसल बुआई से पूर्व एमएसपी घोषित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है? रबी व खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व। अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? लाइसिन की। दलहनी फसलों के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मिथियोनिन की। पावर टिलर यंत्र फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? धान की खेती के लिए। कंट्री प्लाव यंत्र किस फसल की खेती के लिए कंट्री प्लाव यंत्र किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? धान की खेती के लिए। ट्रेटाजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीजों के जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ अवशोषित होती है? ओजोन परत में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक थे डॉक्टर वी विश्वनाथ। कौन से एक ही प्रकार के अनाज को खाने से मनुष्य में पेलावा रोग उत्पन्न हो जाता है? मक्का व ज्वार। झूमिंग खेती कहाँ होती है? पूर्वी भारतीय राज्यों में। टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। कृषि वर्ष होता है 1 जून से 31 मई तक। वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मिट्टी पलटने वाला हल है मॉडल बोल्ड हल। कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेवल जीवों की कोशिका में संचित होता है? ग्लाइकोजन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल पादपों की कोशिका में संचित होता है? स्टार्च। अभी हाल ही में कौन सी प्रमुख कीटनाशी पर प्रतिबंध लगा है? एंथोसल्फान पर, फोरेट, कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियान पर। आईसीआर के संस्थान। राष्ट्रीय केंद्र अनुसंधान संस्थान 65 है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 3। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 14 है। राष्ट्रीय ब्यूरो 6। निर्देशालय परियोजना निर्देशालय 13 है। IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन मुंबई। CAU केंद्र कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर। RLBCAU रानी लक्ष्मीबाई केंद्र विश्वविद्यालय झांसी यूपी। RPCAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार। कृषि अनुसंधान संस्थान 65 है। CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडमान निकोबार द्वीपों में। CAGRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर। CCRI सेंट्रल
शीट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में है। CSSRI सेंट्रल सोयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। IGSI इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ यूपी में है। पशुपालन विज्ञान और मछली पालन के संबंध में महत्वपूर्ण संस्थान CARI सेंट्रल एवियल या पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी में है। CIRA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च नॉन गेट मथुरा। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। सुपर गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा द्वारा गेहूं की किस्मों में 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी लाई गई, जिसे सुपर गेहूं धान नाम दिया गया। ट्रांसजेनिक पादप पौधों की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने को आनुवांशिक रूपांतरण पादप कहते हैं। परंपरागत पौधों की किसी में एक किस्मों में एक और से अधिक अतिरिक्त जीन को मनुष्य के लिए लाभदायक वो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृत्रिम से पौधों में ढाली जाती है, जैसे बिट्टी कपास, बिट्टी बैंगन, बिट्टी तंबाकू, बिट्टी मक्का, रूपांतरित सोयाबीन, रूपांतरित सरसों तथा सुनहरा धान इत्यादि। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उगाने में USA का प्रथम स्थान है, बाद में ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत का चौथा स्थान है, चीन का 6वां स्थान है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन का प्रथम स्थान है, इसके बाद मक्का व कपास का क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे अधिक शाकनाशी रोधी जीनों के लिए किया जाता है। 1996 में ट्रांसजेनिक फसल का कुल क्षेत्रफल 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2016 में बढ़कर 188 मिलियन टन हो गया। भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में बिट्टी कपास उगाई जाती है, जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। बिट्टी कपास अमेरिकन कपास के पौधों में बेसिलस यूथेरियस नामक मर्दा बैक्टीरिया के जीन प्रौद्योगिकी द्वारा कपास में पौधों में ढाला गया, जिसे बिट्टी कपास कहते हैं। बिट्टी कपास में बेसिलस यूथेरियस नामक बैक्टीरिया क्रिस्टल प्रोटीन पाए जाते हैं, जो डेल्टा एक्टोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कपास या उनकी प्रमुख लटों के प्रकोप से बचाता है। विश्व में सर्वप्रथम बिट्टी कपास की व्यापारिक खेती 1996 में शुरू हुई। बिट्टी कपास की प्रथम पीढ़ी के लिए जिम्मेदार केवल ट्राइएसी जीन थी, जबकि बिट्टी कपास की द्वितीय पीढ़ी सन 2006 में विश्व स्तर पर व्यावसायिक खेती के लिए दोहरी जीन ट्राइएसी व ट्राई2AB से शुरू हुई। भारत में सर्वप्रथम बिट्टी कपास को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति आनुवंशिक अभियांत्रिकी सहमति समिति, जो पर्यावरण व वानिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, के द्वारा मार्च 2002 में दी गई। सन 2002-2003 में भारत में बिट्टी कपास 50,000 हेक्टेयर में बोई गई। सन 2015-16 में भारत में बिट्टी कपास 12 मेगा हेक्टेयर में बोई गई। गोल्डन राइस आनुवंशिक रूपांतरित धान है। इसमें बीटी कैरोटीन की अधिक बढ़ाई वाली जीन ढाली गई है, जिससे गोल्डन राइस की किस्मों में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। सुपर राइस सामान्य धान में 25% उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार सुपर राइस के नाम से जाना जाता है।
जिसे डॉक्टर रुखदेव सिंह सुख ने IRI मनीला में विकसित किया। हाइब्रिड धान। विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंगपिंग योन द्वारा विकसित किया गया। इसलिए लोंगपिंग योन को हाइब्रिड धान के पितामह कहते हैं। चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में संकर धान के पिता है ये सिद्दीकी कहलाते हैं। भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म MGRI फर्स्ट हाइब्रिड सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म NIC HB 506 है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन स्थापित हुआ, जो सन 2009 में डायरेक्टेड रिसर्च ऑफ मस्टर्ड व रेपिड्स में तब्दील हुआ। कृषि वैज्ञानिकों का योगदान। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, गेहूं विशेषज्ञ। भारत में हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई, अतः इनके भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार FAO द्वारा दिया गया। इनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की। भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की बोनी किस्मों के द्वारा 1966 से 1967 में आई। वर्गीज कुरियन, यह श्वेत क्रांति के पितामह के नाम से जाने जाते। इन्होंने वर्ष 1970 से 1996 तक 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष बने। इन्हें दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमृता पटेल NDDB आनंद गुजरात की प्रथम महिला चेयरमैन बनी। डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये अमेरिकन वरिष्ठ साइंटिस्ट थे जो सीमित मैक्सिको में कार्यरत थे। डॉक्टर SK बंसल, इनको क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाले जीन को खोजा व मक्का की किस्मों में इनकी प्रतिशत मात्रा बढ़ाई। डॉक्टर KL चड्डा, ये फल वैज्ञानिक थे। इनकी सुनहरी क्रांति के पितामह या आधुनिक उद्यानिकी के पितामह कहलाते हैं। डॉक्टर RS फरोदा, राजस्थान से संबंधित। वे ICAR में चारा वैज्ञानिक थे तथा ICAR के महानिदेशक भी रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन है। डॉक्टर AS फरोदा, ये कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रथम कुलपति थे। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में चेयरमैन भी रहे। हरित क्रांति शब्द WS गॉड द्वारा 1966 से 68 में दिया गया। सतत हरित क्रांति शब्द डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम दिया। हरित क्रांति के मुख्य कंपोस्ट अधिक उपज वाली बोनी किस्मों का उपयोग, पौध संरक्षण सामग्री व रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना था। प्रमुख विटामिन में उनकी कमी के लक्षण। विटामिन A कमी के लक्षण रतौंधी रोग, स्रोत लीवर, मछली, दूध, गाजर, पपीता, मैंगो, धनिया। थायमिन कमी के लक्षण बेरी, पाचन तंत्र कमजोर होना, स्रोत पत्ती वाली सब्जी, मछली, अंडे व मीट। विटामिन E बांझपन, गेहूं के दानों के बाहरी छिलके में बायोटिन, त्वचा संबंधी बीमारी होती है।
फोलिक अम्ल, रक्त की कमी हो जाती है। पालक, करौंदा, हरी पत्तेदार सब्जियां। संवित कीट प्रबंधन, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करते हुए कीट नियंत्रण की कृषि, यांत्रिक, भौतिक व जैविक विधियों का समावेश कर कीटों की संख्या को आर्थिक दहलीज स्तर से नीचे रखना संवित कीट या नाशजीव प्रबंधन कहलाता है। आईपीएम पर्यावरण के प्रति सुरक्षित है। इस विधि से कीटों का पूर्ण नियंत्रण न करके कीटों की संख्या को फसलों में आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखते हैं। इसलिए इसे कीटों का नियंत्रण न कर कीटों का प्रबंधन कहा जाता है। कीटों का आर्थिक दहलीज स्तर, कीटों का वह घनत्व जिस पर आर्थिक क्षति स्तर पहुंचने से पहले कीटनाशियों का छिड़काव किया जाता है, वह आर्थिक दहलीज स्तर कहलाता है। इस स्तर पर फसलों पर कीटनाशियों का छिड़काव किया जाता है, इसलिए इस स्तर को कार्यवाही दहलीज स्तर भी कहते हैं। कीटों का आर्थिक क्षति स्तर, कीटों का वह घनत्व जो फसलों में आर्थिक नुकसान के लिए पर्याप्त है, आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। इस स्तर को नुकसान दहलीज स्तर भी कहते हैं। संवेदित कीट प्रबंधन की विधियां, कृषक विधियां, ये सबसे सस्ती, सरल, इको फ्रेंडली व कृषकों द्वारा आसानी से अपने खेत पर अपनाई जाने वाली विधि है। इसलिए संवित कीट प्रबंधन में सर्वप्रथम इसी विधि को काम में लेते हैं। इसमें निम्न विधियां सम्मिलित है। फसल चक्र अपनाना, फसल विशेष से जुड़े कीट, व्याधि व सूत्रकृमियों से अपोषी फसल लगाने पर यह नाशी जीव आसानी से पनपते नहीं है तथा इनकी जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाता है। गर्मियों में गहरी जुताई करना, मृदा में शुष्क अवस्था में पड़े हुए कीट, व्याधि, सूत्रकृमि व खरपतवारों की कोई भी अवस्था गहरी जुताई से बाहर निकल जाती है, जो सूर्य की तेज धूप से नष्ट हो जाती है या चिड़ियों व अन्य पक्षियों द्वारा उनका भक्षण कर लिया जाता है। खेत की सफाई करना, कुछ कीटों की कुछ अवस्था फसल अवशेषों में छिपी रहती है, जैसे तना छेदक कीट की लार्वा मक्का या धान फसल के डंठलों में छिपी रहती है। इसलिए खेत में खरपतवार व पहले वाली फसल के अवशेष नष्ट कर कीटों को अफसली अवधि में शरण नहीं मिलती। समय पर बुआई करना, चने की पछती बुआई करने पर पोट बोरर लट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसी कारण सरसों की लेट बुआई करने पर एफिड का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए इन फसलों की समय पर बुआई करनी चाहिए। कटाई छटाई करना, रोगग्रस्त, कीटग्रस्त टहनियों, शाखाओं व पौधे के अन्य भागों की कटाई छटाई का निदान किया जाता है। आम में निथिन करने से फुदके का प्रकोप कम हो जाता है।